हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स के एक और धमाकेदार क्लास में मैं गीतेश पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि बोर्ड परीक्षा बहुत निकट है, उसी क्रम में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों को जो है कवर करते हुए चल रहे हैं, जो कि निश्चित तौर पर आपको बोर्ड परीक्षा में हेल्प करेंगे। और ज़्यादातर प्रश्न ऐसे सम्मिलित किए जा रहे हैं जो बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप लोग जो है क्लास में पूरे तरीके से बने रहें। और आज हम लोग जो है इसी क्रम में अ, सरल परिपथ नाम के चैप्टर का एक और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो व्हीटस्टोन सेतु के नाम से जाना जाता है उसको कवर करेंगे, और उस पर कुछ हम सवालों को कवर करेंगे जो कि बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए एक और शानदार क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और अंत तक जो है आप क्लास में बने रहें। चलिए हम लोग जो है एक शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि बोर्ड पे आपको दिख रहा है कि सरल परिपथ नाम का चैप्टर है और उसमें हम लोग कवर कर रहे हैं व्हीटस्टोन सेतु का के बारे में। तो ये व्हीटस्टोन सेतु को हम लोग कवर कर रहे हैं और इसमें व्हीटस्टोन सेतु में हम देखेंगे कि ये व्हीटस्टोन सेतु कार्य कैसे करता है, कब हम इसका प्रयोग करते हैं, और इस पर आधारित कुछ शानदार प्रश्नों को भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलते हैं प्रश्न की तरफ। देखिए, व्हीटस्टोन सेतु व्हीटस्टोन सेतु। ठीक, जैसे व्हीटस्टोन सेतु का प्रयोग हम कब करते हैं बच्चों? अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए। कहने का मतलब क्या है कि इसकी सहायता से जो है वो अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। ठीक, अब इसमें देखेंगे तो ये 5 अंक वाला क्वेश्चन है। ये 5 नंबर में बहुत बार जो है ये प्रश्न पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्लास, और आप जो है इसके अंत तक बने रहें। जैसा कि इसमें अगर इसके पहले वाले जो दोनों क्लास हैं अगर आपने अटेंड नहीं किया है तो उस क्लासों को देखकर ही आप यहां तक पहुंचे, नहीं तो आप इसको अच्छे से समझ नहीं पाएंगे और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो अगर सरल परिपथ का जो पहला क्लास था आप उसके अनुसार जो है अगर चलेंगे, पहला क्लास आप अटेंड करेंगे, दूसरा क्लास अटेंड करेंगे, तो आप जो है तीसरे पार्ट में जब यहां पहुंचेंगे तो आपके लिए ये टॉपिक जो है एक मक्खन के तरीके से हो जाएगा। ठीक, तो चलिए इसमें क्या होता है कि सबसे पहले चित्र को अगर हम देखें तो ये प्रतिरोध हो गया, ये है R1, R2, R3 और R4, और यहां से जो एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है ये है R5। ठीक, इसको हमने एक सेल से जोड़ दिया, यहां पर एक कुंजी को लगा दिया। ठीक, और इस जैसे ही कुंजी को हम बंद करेंगे तुरंत क्या होगा, इसमें धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। तो अब देखें
तो धारा अगर यहां से आई धारा आ रही है, ठीक, तो अगर यहां से आई धारा आ रही है तो यहां देखेंगे तो ये संधि बन रही है, यहां से आई धारा आ गई। अब ये धारा दो रूपों में बट गई, इधर चली गई I1 और इधर आ गई जो धारा है वो कितनी है, I2। ठीक, अब यहां देखें, यहां तक तो धारा गई है I1, फिर से ये संधि है। मान लीजिए इधर धारा चली आई I3, ठीक, तो यहां से कितनी धारा जाएगी, देखिए यहां तक आई है I1, अब यही जो I1 है, जो ये धारा है I1, ये I1 जो है यही धारा दो रूपों में बट रही है। अब देखिए यहां से अगर I3 चली गई तो यहां से कितनी जाएगी, I1 माइनस कितना, I3, लिख सकते हैं ना। देखिए यहां से आ गई है I1, अब I1 दो रूपों में बट गई, अगर I1 में से I3 को निकाल देंगे तो इसमें से वही उतनी तो धारा जाएगी। तो अब ये हो गया I1 माइनस I3। अब देखिए यहां जो है I2 आ रही है, इधर से आ रही है I3, तो ये संधि हो गया। अब अगर देखें तो यहां से ये दोनों धाराएं आ रही हैं तो यहां मिल जाएंगी, तो मिलके इधर से चली गई कितनी, I2 प्लस I3। अब देखिए यहां से I2 प्लस I3, इधर से जा रही है I1 माइनस I3, तो अब यहां से कितनी धारा चली जाएगी, फिर से वही I मिलेगा। क्योंकि देखिए जब इन दोनों को यहां पर देखेंगे, जो संधि बन रहा है यहां पर, अगर इस संधि पर हम देखेंगे तो इधर से ये धारा, इधर से ये धारा तो जा रही है, तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, I3 से I3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, I1 प्लस I2। और चूंकि यहां से देखिए I1 प्लस I2 मतलब I। अब एक बात का और ध्यान रखना है कि जितनी धारा हम यहां से लें, लास्ट में इसको उतनी ही धारा हमको वापस करनी है, ये बात आप बहुत अच्छे से जो है ध्यान रखेंगे। ठीक, जितनी धारा हमने यहां से प्राप्त किया है इस सेल से, लास्ट में इसके पास उतनी ही धारा वापस आनी चाहिए। अगर आई हमने इसके पास लिया है तो आई धारा ही वापस करना, बीच में आप चाहे जो करिए। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि सवालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए जैसे व्हाइटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या होगा, कि व्हाइटस्टोन सेतु वास्तव में क्या है। देखिए अब यहां पर जो हमारा व्हाइटस्टोन सेतु है वो क्या होगा, जैसे अगर परिपथ कैसा संतुलन की अवस्था में है, संतुलन की अवस्था में चतुर्भुज के दो भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात चतुर्भुज के दो भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यह है इसका सिद्धांत कि संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था का मतलब क्या है, कि संतुलन की अवस्था का मतलब यह होता है कि जब इसमें ये जो I3 है, मतलब जो R5 है प्रतिरोध, इसमें जब कोई धारा प्रवाहित ना हो तो परिपथ कैसा होगा, ये संतुलन की अवस्था में होगा। तो संतुलन की अवस्था में क्या होगा कि इसकी दो भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, मान लेते हैं इसकी जो दो भुजा है, ये चतुर्भुज है A B C D, ये मान लीजिए हमारा चतुर्भुज है। तो इसकी दो भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, जैसे
ए बी और ए डी का जो अनुपात है, जैसे R1 बटे R2, R1 बटे R2 बराबर किसके होगा? R3 बटे R4 के। ठीक, लेकिन ये कब होगा? संतुलन की अवस्था में। संतुलन की अवस्था का मतलब क्या है कि यदि I3 बराबर कितना है यहां, अगर I3 बराबर 0 है तभी होगा ये। ठीक, तो अब सिद्धांत में देखें तो संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था का मतलब जब इसमें कोई धारा प्रवाहित ना हो, तो चतुर्भुज के दो भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, ये जो चतुर्भुज है हमारा ए बी सी डी, इसके दो भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात मतलब R1 बटे R2 बराबर किसके? R3 बटे R4 के। ठीक, अब इसको अगर हमको प्रूफ करना है, इसकी उत्पत्ति, मतलब इसको हमको क्या करना है? अब प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। ठीक, अब इसको अगर हम सिद्ध करें तो क्या होगा? देखिए, सबसे पहले अगर हम एक बंद पास ये ले लें और दूसरा बंद पास ये ले लें, तो बंद पास के लिए हमारे पास कौन सा नियम है? जैसा कि आप लोग जो है बंद पास का नियम पढ़ ही चुके हैं, तो बंद पास के लिए हमारे पास कौन सा नियम है? किरचॉफ का जो दूसरा नियम है उसको हम यहां पर अप्लाई करेंगे। और किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है? किरचॉफ का जो दूसरा नियम है, इसलिए हमने अभी क्लास शुरू होने से पहले ही आपको बताया कि अगर आपने इसके पहले वाले दोनों सेशन अटेंड नहीं किए हैं तो आप उसको जरूर पढ़ें, तभी आपको चीजें जो है बिल्कुल समझ में आएंगी। ठीक, क्योंकि वो क्लास अटेंड करने के बाद ही आप यहां तक आए। अब देखिए यहां पर क्या होगा, अगर हम बंद पास ये वाला लेते, पहला वाला, तो ए बी डी ए में, तो बंद पास ए बी डी ए में। ठीक, ए बी डी ए में, देखिए ए बी डी ए इस बंद पास में अगर देखें तो अब देखिए हमारा पथ कैसा है? पथ हम जा रहे हैं ए से बी की तरफ, और जो किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो क्या है? जो है किसी बंद परिपथ में अगर देखें तो बंद परिपथ के लिए समस्त वोल्टताओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो कितना होता है? वो 0 होता है। मतलब सिग्मा डेल्टा भी बराबर कितना? 0। तो अब देखें, चूंकि यहां पर प्रतिरोध पर वोल्टता, मतलब इस अगर R1 पर हम वोल्टता देखें, देखिए, ठीक, चलिए अगर हम R1 पर वोल्टता देखें तो इस R1 पर कितनी होगी वोल्टता हमारी? देखिए इस R1 पर वोल्टता, तो अब देखें चूंकि हमारा पथ कैसा है, हमारा पथ कुछ इस प्रकार से है, ये हमारा पथ है, क्योंकि हम जा रहे हैं ए से बी की तरफ ना। तो अगर ए से बी की तरफ देखेंगे तो धारा इधर जा रही है, अगर धारा इधर जा रही है तो ये पॉइंट हमारा कैसा है? हाईएस्ट, और ये पॉइंट कैसा है? लोएस्ट, क्योंकि धारा कैसे प्रवाहित होती है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, मतलब इस पॉइंट पर विभव ज्यादा होगा, इस विभव कम होगा। तो अब यहां देखें तो वोल्टता कितनी होगी? इस पर ए और बी के बीच वोल्टता, तो इस पर वोल्टता कितनी होगी? धारा गुणे प्रतिरोध, क्योंकि भी बराबर आई आर ना। अगर प्रतिरोध पर वोल्टता देखें, कहीं पर कोई भी अगर प्रतिरोध है, ठीक, तो इस पर अगर वोल्टता देखेंगे और इसमें धारा जा रही है, तो अब ये इस पर वोल्टता भी बराबर क्या होता है? आई आर होता है। तो I1 हो गया, R1 हो गया, तो इस पर वोल्टता कितनी हो गई? I1 R1। तो यहां देखें तो अगर इस पर हम लिखेंगे कि ये हो जाएगा हमारा I1 R1। ठीक, तो I1 R1, अब यहां पर देखेंगे जब ये I1 R1 हो गया तो चूंकि वोल्टता कैसे है दिख रही है हमको, यहां हम जा रहे हैं हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ, मतलब वोल्टता में क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो कमी के लिए हम यहां क्या लिखते हैं? माइनस लिखेंगे। ठीक, तो माइनस का कितना हो जाएगा? I1 R1। चलिए अब हमारा ए से बी की तरफ हो गया, अब फिर बी से डी। अब बी से डी अगर देखें तो बी से डी यहां, तो देखें
धारा इधर आ रही है, तो अगर धारा इधर आ रही है तो इसका मतलब अगर यहां धारा आएगी तो ये पॉइंट कैसा होगा, इसको अगर देखें तो धारा की दिशा ये हाईएस्ट है, ये लोएस्ट है। तो अगर हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, माइनस का कितना I3R5, ठीक, माइनस का कितना I3R5, ये हो गया। अब चलिए, क्योंकि प्रतिरोध पर वोल्टता कैसे देखते हैं, जब भी हम प्रतिरोध पर वोल्टता देखेंगे तो वहां धारा गुणे प्रतिरोध, ये हो गया। अब हमारा देखें तो अब हमारा जो पथ है वो डी से ए की तरफ है, ठीक। तो अगर हम डी से ए की तरफ जा रहे हैं इधर, ये हमारा पथ है, तो अब क्या होगा देखिए, डी से ए की तरफ, अब धारा इधर आ रही है, तो धारा से पहले देखेंगे, अगर धारा इधर आ रही है तो मतलब ये क्या होगा, ये हाईएस्ट वोल्टेज पर होगा, ये लोएस्ट वोल्टेज पर होगा। अब हमारा पथ कैसा है, अब हमारा जो पथ है हम जा रहे हैं लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ, तो अगर हम लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब हमारा विभव जो है वो बढ़ रहा है, और जब विभव बढ़ रहा है तो इसका मतलब यहां क्या होगा I2R2, तो प्लस का कितना हो गया ये I2R2, और समस्त वोल्टताओं का जो योग होगा वो कितना होगा, 0 होगा, ठीक। ये हो गया हमारा पहला बंद पास के लिए। अब इसमें हम थोड़ा सा देखें, अगर यहां हम देखें, क्योंकि ये संतुलन की अवस्था के लिए हम देख रहे हैं, तो संतुलन की अवस्था के लिए अगर देखेंगे तो यहां लिखेंगे माना I3 बराबर 0, मतलब इस परिपथ में अगर यहां पर R5 में अगर धारा का मान 0 है तभी तो यह संतुलन की अवस्था में होगा। तो अब ऐसी स्थिति में अगर I3 बराबर 0 रखेंगे तो माइनस का I1R1 प्लस का I2R2 बराबर कितना हो गया 0। तो इसको अगर पक्षांतर कर लें तो I2R2 I1R1 या I2 बटे I1 बराबर कितना हो जाएगा R1 बटे R2, ये हमारा हो गया एक समीकरण। इसको बना लेंगे हम समीकरण नंबर 1, ठीक। आशा करते हैं यहां तक आपको बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ठीक। चलते हैं आगे। अब देखिए एक और बंद पास लेते हैं। अब बंद पास कौन सा लेंगे, अब बंद पास लेंगे बी डी सी बी में, ठीक। तो अब इसको अगर हम अगले बंद पास की तरफ चलते हैं तो बंद पास कहीं से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां से लेना चाहें तो यहां से ले सकते हैं, यहां से अगर लेना चाहें तो बी सी डी बी में, बंद पास बी सी डी बी में, ठीक। बी सी डी बी, इस बंद पास में अगर देखें तो क्या होगा, अब देखिए इस बंद पास के लिए अगर देखें बी सी डी बी में, इसमें तो इसमें जो धारा जा रही है वो कितनी जा रही है I1 माइनस I3। तो अब देखें तो यहां I1 माइनस कितना I3 और इनटू प्रतिरोध कितना है R3। यहां पर अगर देखें तो प्रतिरोध कितना है हमारा, यहां पर जो प्रतिरोध है वो देखिए, यहां धारा इस पर विभवांतर, क्योंकि धारा इधर से इधर जा रही है, अगर धारा इधर से जा रही है इसका मतलब ये पॉइंट हाईएस्ट है, ये लोएस्ट है, ठीक। अगर धारा की दिशा इधर है तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या उच्च विभव पर है और ये निम्न विभव पर है, क्योंकि धारा कैसे प्रवाहित होती है हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो अब ऐसी स्थिति में क्या आएगा, यहाँ ये हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ जा रही है, तो इस प्रतिरोध पर जो वोल्टता होगी तो धारा गुणे प्रतिरोध, तो धारा गुणे प्रतिरोध ये हो गया। अब यहां पर क्या होगा अगर देखें तो चूंकि इस स्थिति में क्या होगा, यहां पर माइनस आ जाएगा। माइनस क्यों आया, क्योंकि देखो हाईएस्ट से लोएस्ट मतलब वोल्टता में कमी हो रही है, और जब कमी होगी तो वहां ऋणात्मक होगा, ये हो गया। अब चलिए कहां चल रहे हैं हम, बी से सी तक पहुंच गए, अब सी से डी की तरफ, तो सी से डी की तरफ इधर, तो अब देखें
तो धारा इधर जा रही है, तो अगर धारा इधर जा रही है मतलब ये पॉइंट हाईएस्ट है, ये पॉइंट कैसा है, लोएस्ट है। अब हम कैसे आ रहे हैं, हम आ रहे हैं लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ। तो अगर लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ आ रहे हैं तो मतलब ये प्लस होगा I2 प्लस I3 और इंटू कितना हो जाएगा, देखिए इधर I2 प्लस I3 धारा और गुणे R4, ये हो गया। अब इस पर चले D से B की ओर। अब धारा इधर से आ रही है मतलब हाईएस्ट से लोएस्ट, लेकिन हम जा कहां रहे हैं, D से B की तरफ। देखिए D से B की तरफ हम जा रहे हैं इसका उल्टा, धारा के विपरीत। तो जब धारा के विपरीत जाते हैं तो यहां पर जो वोल्टता होगी वो प्लस में होगी, प्लस का I3 और R5 और समस्त वोल्टताओं का जो योग हो गया वो कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक, यहां पर भी वही स्थिति, माना I3 बराबर 0 के संतुलन की अवस्था के लिए देख रहे हैं, तो संतुलन की अवस्था के लिए यहां पर I3 का मान क्या होगा, 0 होगा। अगर I3 0 है तो इसका मतलब यहां कितना हो जाएगा, माइनस का I1, यहां अगर देखें तो माइनस का I1 R3, ये क्या हो गया I3, जब 0 हो जाएगा तो मतलब ही नहीं है, प्लस इसका गुणा कराएं तो I2 R4 और ये जो है I3 0 हो गया, तो मतलब बराबर किसके, 0 के। इसका मतलब अगर हम देखें यहां तो I2 R4 बराबर कितना, I1 R3। ठीक, ये कितना हो जाएगा, I1 R3। चलिए अगर इसको आगे देखें तो क्या होगा, ये हो जाएगा I1 को इधर लाएं तो I2 बटे I1 और इसको उधर ले जाएंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, R3 बटे R4। ये मान लीजिए हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया। ठीक, एक समीकरण ये आ गया, दूसरा समीकरण ये आ गया। ठीक, अगर आगे चलें इसमें देखिए, अब आगे क्या होगा, देखिए अब समीकरण 1 और 2 से, एक समीकरण ये है दूसरा ये है। अब देखें तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, अब 1 और 2 में देखें तो क्या होगा, देखिए 1 और 2 में देखें तो एक पक्ष जो है दोनों का कैसे है, बराबर है, तो अगला पक्ष अपने आप बराबर होगा। इसका मतलब अब यहां पर हो जाएगा R1 बटे R2 बराबर कितना हो जाएगा, R3 बटे R4। और ये कब आएगा, ये तब आएगा कि यदि I3 बराबर कितना है, 0 है तब। ठीक, और हमको प्रूफ क्या करना था कि R1 बटे R2 बराबर कितना, R3 बटे R4। तो इस प्रकार से ये हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो 5 अंक वाले प्रश्न आते हैं, वो पूर्ण हो गया। ठीक, तो प्यारे बच्चों जो है इसमें अगर देखें तो बहुत ही आसान टॉपिक है ये, लेकिन आपको इसके जो क्लास हैं वो शुरुआत से आपको देखने पड़ेंगे, तभी आपको चीजें स्पष्ट रूप से को समझ में आएंगी। ठीक, चलिए एक बार इसका हम रिवीजन कर लेते हैं। व्हाइट स्टोन सेतु है क्या, इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं। ठीक, और कैसे, सैद्धांतिक रूप से इसको अज्ञात प्रतिरोध को हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं इसकी सहायता से। अब इसमें होता क्या है, अब इसमें देखें तो
इसमें होगा कि जब परिपथ कैसा होना चाहिए, परिपथ इसमें संतुलन की अवस्था में होना चाहिए। ठीक, तो संतुलन की अवस्था का मतलब अगर हम चित्र को समझें तो देखिए, जैसे 4 प्रतिरोध हमने लिया और एक प्रतिरोध ये जोड़ा, इसमें पांचवा R5, यहां से इसको एक सेल से जोड़ा, यहां से I धारा आ रही है, तो यहां से दो धाराएं बट गई, इधर चली गई I1, इधर चली गई I2, यहां से यहां तक आई I1, तो अब यहां से देखिए दो धाराएं निकली हैं, इधर मान लीजिए I3 चली गई, तो इधर I1 माइनस I3 हो जाएगी, इधर से I2 आ रही है, इधर से I3 आ रही है, तो यहां से कितनी जाएगी, I2 प्लस I3। ठीक, और फिर से ये जब यहां पर मिलेंगी दोनों तरफ से, तो I3 से I3 कैंसिल, तो बचेगा I1 प्लस I2, और I1 प्लस I2 बराबर क्या हो गया, I हो गया। ठीक, अब इसको अगर हमको प्रूव करना है, या इसके हम पहले सिद्धांत देखें, तो सिद्धांत क्या है, व्हिटस्टोन सेतु ने क्या बताया था कि संतुलन की अवस्था में, मतलब परिपथ कैसा हो, संतुलन की अवस्था में हो। संतुलन की अवस्था का मतलब क्या है कि जब इसमें जो R5 है, इसमें जब कोई भी धारा प्रवाहित ना हो, तो ये कैसा होगा, ये संतुलन की अवस्था में होगा। तो संतुलन की अवस्था में चतुर्भुज के दो भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, जैसे इस चतुर्भुज जो ABCD है, इसकी दो भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, मतलब R1 बटे R2 जो है, उसकी संगत भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है, अर्थात R1 बटे R2 बराबर R3 बटे R4। ठीक, इसको अगर हम प्रूव करें तो सबसे पहले हमने क्या लिया, एक बंद पास लिया ABDA में। इस बंद पास में देखें तो A से B की तरफ माने धारा गुणे प्रतिरोध, तो I1 R1 हो गया, चूंकि हमारा पथ इधर है, ये हाईएस्ट है, ये लोएस्ट है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जा रहे हैं, तो विभव का मान कम हो रहा है, तो इसीलिए यहां पर क्या आ गया, माइनस आ गया। यहां पर भी वही स्थिति है, हाईएस्ट से लोएस्ट मतलब विभव फिर से ऋणात्मक, तो I3 R5 माइनस में हो गया। यहां से देखें तो हाईएस्ट से लोएस्ट इधर होगा, हम जा रहे हैं लोएस्ट से हाईएस्ट, क्योंकि हमारा पथ यहां से है, तो लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो अगर लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, ये प्लस होगा, तो प्लस कितना, प्लस होगा हमारा I2 R2, ये हो गया बराबर 0। अब यहां पर माना कितना, I3 बराबर, अगर 0 है तो I3 बराबर अगर 0 है, तो यहां पर जब 0 रखेंगे तो ये इस प्रकार से होगा, इसको पक्षांतर कर लिया इधर, ये चलाया, I1 को इधर लाया, तो I2 बटे I1 बराबर उसको उधर ले गए, तो R1 बटे R2, समीकरण नंबर 1। ठीक, दूसरा देखें तो बंद पास BCD में, इसमें ले BCDB, यहां बंद पास हमने ये लिया, अगर इस बंद पास को लेंगे तो अब पहले B से C, तो B से C मतलब धारा गुणे प्रतिरोध, धारा ये है और प्रतिरोध ये है। अब चूंकि हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो विभव का मान घट रहा है, तो घट रहा है तो माइनस लिख दिया, यहाँ देखिए माइनस आ गया। ठीक, यहां देखें तो C से D की तरफ आ रहे हैं, धारा इधर जा रही है, हम आ रहे हैं लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ, मतलब मान बढ़ रहा है, तो I2 प्लस I3 और R4 हो गया, ये हो गया। प्लस यहां से देखें अगर इधर से इधर जा रहे हैं, चूंकि D से B की तरफ, तो अब धारा इधर से आ रही, धारा के उल्टा जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ, तो लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ विभव का मान बढ़ रहा है, मतलब प्लस का I3 R5 हो गया बराबर 0। ठीक, बंद परिपथ में समस्त बोलता हूं का बीजगणितीय योग क्या हो गया, शून्य हो गया। बीजगणितीय योग का मतलब चिन्ह के साथ योग करते हैं, तो देखिए कहीं पर माइनस मिल रहा है, कहीं पर प्लस मिल रहा है, तो ये होता है बीजगणितीय योग, क्योंकि बोल्टता धनात्मक ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकती है, आप इसको जानते हैं। ठीक, तो अब यहां पर I3 बराबर क्या हो गया, अगर 0 तो I3 का मान जब हमको 0 मिला तो हमको ये मिल गया, यहां हमने ये लिया, इसको पक्षांतर कर लिया, फिर से जब इसको I1 को इधर लाए और R4 को उधर ले गए, तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए दो समीकरण हमारे पास प्राप्त हो गए, तो समीकरण 1 तथा 2 से अगर देखा तो इधर देखिए एक पक्ष दोनों का कैसे है, बराबर है, तो अगला पक्ष अपने आप बराबर होगा, तो इस प्रकार से R1 बटे R2 बराबर क्या हो गया, R3 बटे R4, और ये हो गया हमारा प्रूव्ड। ठीक, तो प्यारे बच्चों टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक, और हमको ये पूर्णतः विश्वास है कि आपको जो है बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा, क्योंकि प्योर कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न है, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं सीखेंगे तो चीजों को क्लियर नहीं कर पाएंगे।
ठीक, बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों में से है। आइए इस पर हम लोग जो है कुछ आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ठीक, जैसे देखिए पहला प्रश्न जो है हमारा, देखिए अगर हम इसके एग्जाम्पल को लें, कुछ उदाहरण जो कि अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। R1, R2, R3, R4, R5। ठीक, या अगर इसके नाम को हम नहीं लिखते हैं तब भी चलिए नाम को नहीं लिखते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा ए बी सी डी। ठीक, ये मान लीजिए है हमारा 10 वोल्ट का सेल है। ये है 2 ओम, x ओम, 3 ओम और 4 ओम। ठीक, इस प्रकार से है और कह रहा है कि चित्र में परिपथ संतुलन की अवस्था में है तो ज्ञात कीजिए। नंबर 1, x का मान, और नंबर 2 धारा I का मान। ठीक, यहां से मान लीजिए जो धारा जा रही है वो कितनी जा रही है, वो I जा रही है। ठीक, ऐसे प्रश्न अगर आ गया तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अगर संतुलन की अवस्था में है तो इसका मतलब क्या है, तो संतुलन की अवस्था का मतलब इस 3 ओम में यहां से अगर मान लीजिए धारा आ रही है I1, इधर से आ रही है I2 और इधर से आ रही है I3, इधर से आ गई I1 माइनस I3, इधर से चली गई I2 प्लस I3, तब भी क्या होगा, अगर संतुलन की अवस्था में है तो इसका मतलब इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। अर्थात ये कैसा है, ये हमारा जो है वो है शॉर्ट सर्किट। ठीक, तो इसका मतलब अब यहां पर अगर देखेंगे तो शॉर्ट सर्किट का मतलब इसका कोई मतलब नहीं रह गया इसमें। ठीक, ये जो I3 है इसका अब इस परिपथ में कोई मतलब नहीं है, मतलब ये परिपथ कट गया तो कोई भी धारा इसमें प्रवाहित नहीं हो रही है। अगर धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो ये संतुलन की अवस्था में होगा, और संतुलन की अवस्था में अगर होगा तो इसका मतलब ये बटे ये, क्योंकि संतुलन की अवस्था में होने का मतलब क्या है, देखिए इसके पहले अगर देखें तो संतुलन की अवस्था में होने का मतलब क्या है कि R1 बटे R2 बराबर R3 बटे R4। तो अब कितना हो जाएगा, ये 2 बटे x बराबर कितना हो जाएगा, 3 बटे कितना 4। ठीक, अब अगर देखें तो तिरछा तिरछा गुणा करेंगे तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 दूनी
8 और x बराबर क्या हो जाएगा अब 8/3 ओम। ये हो गया हमारा x का मान। ठीक, बहुत ही आसान प्रश्न रहा। x का मान हो गया। अब धारा का मान, अगर यहां I का मान देखें तो अगर I का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, पूरे परिपथ का हमको प्रतिरोध देखना होगा। ठीक, अब देखिए यहां से जो धारा आएगी वो धारा यहां तक चली जाएगी, क्योंकि इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। मतलब ये दोनों जो 2 ओम और 3 ओम किस में होंगे, अब देखिए जो धारा यहां से आ रही है वो धारा यहां तक चली जाएगी। तो अगर धारा का मान समान, तो धारा का मान समान होने का मतलब क्या है, अगर धारा का मान समान हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर धारा का मान समान होगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो कौन सा क्रम होगा, श्रेणी क्रम। तो मतलब 2 ओम और 3 ओम किस क्रम में है, 2 ओम और 3 ओम किस में है, श्रेणी क्रम में है। तो अगर श्रेणी क्रम में है तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो 2 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 5 ओम। ठीक, अब यहां से जो धारा आ रही है वो यहां तक चली जाएगी। तो इसका मतलब ये जो x है और 4 ओम, तो x का मतलब 8/3 ओम व 4 ओम, ये किस में है, ये भी कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में होगा तो धारा कितनी हो जाएगी, 8/3 + 4, तो 4 तिहाई 12 8 20/3 ओम हो गया। ठीक, देखिए कितना आ गया, ये 20/3 ओम। अब देखिए ये दोनों मिलकर, ये और यहां जो दोनों मिलाकर अब किस में होगा ये, अब अगर देखेंगे दोनों को तो अब दोनों जो चित्र है वो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। अगर इस चित्र को हम बनाएं तो देखिए अब चित्र कुछ इस प्रकार का होगा। ये दोनों मिलकर कितने हो गए, 5 ओम हो गया। ये देखिए ये दोनों लोग मिलकर तुल्य कितना हो गया इसका, 5 ओम आ गया ना। अब ये दोनों लोग मिलकर कितने हो गए, देखिए 20/3 ओम। तो अब ये नीचे कितना हो जाएगा, यहां 20/3 ओम हो गया ये। ठीक, और उसके बाद फिर ये जो सेल जुड़ गया है वो इस प्रकार का होगा कि 10 वोल्ट का, सॉरी, यहां जो सेल जुड़ गया है वो कितने वोल्ट का है, वो है 10 वोल्ट का। ठीक, तो अब देखेंगे यहां पर तो 5 ओम और 2/3 ओम ये किसमें है, अब समांतर क्रम में है। तो अगर समांतर क्रम में है तो R डैश तथा R डबल डैश किसमें है, समांतर क्रम में है। तो जब ये समांतर क्रम में होगा तो R इक्वल कितना हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध ऊपर गुणा तो 5 × 20/3 और नीचे जोड़ तो 5 + 20/3। तो अब यहां से R इक्वल कितना निकल कर आएगा, देखिए R इक्वल कितना निकल कर आएगा, अब 20 पंचे 100/3 और 5 तिहाई 15 और 20 35, 35 बटे कितना हो जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल, तो R इक्वल कितना आ गया 100/35, मतलब 5 7 35 और 20 पंचे 100, तो R इक्वल कितना आ गया 20/7 ओम। मतलब इस पूरे परिपथ का जो प्रतिरोध आ गया वो कितना आ गया 20/7 ओम। तो अब धारा कितनी होगी, देखिए धारा I बराबर क्या होगा, अगर हम धारा की बात करें तो धारा I बराबर कितना निकल कर आएगा, यहां I बराबर V/R इक्वल, तो V का मान कितना है 10/R इक्वल कितना हो जाएगा 20/7, 7 चला जाएगा ऊपर तो 7/2 मतलब 3.5 एम्पियर। तो इस प्रकार से अगर हमको धारा का मान निकालना है तो हम इस प्रकार से सवाल को आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक,
तो ये रहा हमारा एक बहुत ही धमाकेदार और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न को अगर देखें तो ये 5 नंबर वाला प्रश्न है। कितने अंक का पूछा जाएगा? ये 5 अंक का। देखिए इसमें 5 प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं। x का मान 4 ओम के प्रतिरोध में धारा, 3 ओम में धारा, 12 ओम में धारा और स्रोत द्वारा दी गई शक्ति। ठीक, अब यहां अगर इसको देखते हैं तो इसमें क्या, ठीक, अगर यहां देखें तो सबसे पहले क्या करना है कि इसमें हमको ज्ञात क्या करना है। देखिए x का मान, पहले इस चित्र को कुछ हम व्यवस्थित करते हैं। ठीक, अब इसको व्यवस्थित कैसे करेंगे? देखिए इसको जब हम व्यवस्थित करेंगे तो कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे। देखिए यहां एक हम बिंदु लेंगे A, ठीक, ऊपर दिख रहा होगा जैसे आपको B, तो ए बी के बीच कितना प्रतिरोध है? ए बी के बीच जो हमारा प्रतिरोध है वो कितने ओम का है? वो 3 ओम का। ठीक, अब यहां अगर हम C ले लेते हैं तो B और C के बीच 6 ओम। ठीक, अब देखें अगर ए बी सी हो गया और एक बिंदु है D, अगर D को हम यहां ले लेते हैं, ठीक, तो B और D के बीच कितने ओम का है? 10 ओम। तो B और D के बीच कितने ओम का हो गया? ये 10 ओम। अब देखिए A और D के बीच कितना है? ये है x ओम। ठीक, C और D के बीच कितना है? और यहां पर जो है इसका मान कितना होगा? वो होगा 12 ओम। ठीक, यहां कितना दिया गया है? वो है C और D के बीच कितना ओम का प्रतिरोध है? वो है 12 ओम का। ठीक, ये हो गया। अब देखिए जो 4 ओम है वो A और C के बीच जुड़ा है, तो यहां पर जोड़ देते हैं कितने ओम का? ये 4 ओम का। और यहां पर एक सेल जो जुड़ा है कितने वोल्ट का? वो है 5 वोल्ट का। इसका ये प्लस सिरा है और ये माइनस सिरा है। अब ये चित्र कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित हो गया। ठीक, अब इसमें अगर देखें तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि 10 ओम के प्रतिरोध में धारा शून्य है। मतलब यहां जो 10 ओम का प्रतिरोध है इसमें जो धारा का मान है वो कितना है? इसमें जो धारा है वो 0 है। तो धारा 0 होने का मतलब परिपथ कैसा है? संतुलन की अवस्था में है। तो संतुलन की अवस्था में है, तो अगर हम पहले पॉइंट को सॉल्व करना चाहें तो अगर हम इस पहले पॉइंट को सॉल्व करना चाहें तो क्या होगा? यहां देखिए अगर इसको हम सॉल्व करें तो 3/x, देखिए 3/x बराबर कितना हो जाएगा? 6/12। क्योंकि परिपथ कैसा है? संतुलन की अवस्था में है। संतुलन की अवस्था होने का मतलब क्या है कि ये बटे ये बराबर ये बटे ये हो जाएगा। तो अब देखिए यहां 6x बराबर कितना? 12 गुणे 3। तो x बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12 गुणे 3/6। तो 6 दूनी 12। x बराबर कितना आ गया? 3 दूनी 6 ओम। ठीक, अगर जैसे यहाँ 5 प्रश्न, अगर एक प्रश्न को आप सॉल्व कर ले गए तो आपको 1 नंबर आराम से मिल जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखिए नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? अगला पूछ रहा है कि 4 ओम के प्रतिरोध में धारा। ठीक, तो दूसरा 4 ओम के प्रतिरोध में धारा, यहां से धारा कितनी जा रही है? तो मान लेते हैं यहां जो धारा जा रही है अगर आई धारा जा रही है, तो अब क्या करेंगे? यहां देखिए
अब धारा प्रवाहित करने के लिए पूरा प्रतिरोध हमको देखना होगा कि पूरे परिपथ का प्रतिरोध कितना है। तो पूरा प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करेंगे, जब पूरा प्रतिरोध निकल जाएगा तो उसको इस वोल्टता से भाग करवा देंगे तो पता चल जाएगा कितनी धारा जा रही है। अब देखिए इसके लिए क्या करना होगा। सबसे पहले अगर देखें तो कि इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, और ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में होंगे। तो 3 ओम 6 ओम किस में है, 3 ओम व 6 ओम ये हो गया श्रेणी क्रम में है। तो अगर श्रेणी क्रम में है तो धारा कितनी हो जाएगी, 6 3 9 ओम। ठीक, अगला देखें अगर, तो अब देखिए यहां x और 12, x का मतलब 6 ओम व 12 ओम, 6 ओम मतलब देखिए ये वाला 6 x का मान 6 ओम और 12 ओम, ये दोनों किस क्रम में होंगे, ये दोनों भी श्रेणी में होंगे, क्योंकि इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही इसलिए यहां से जो धारा आएगी वो यहां तक जाएगी। तो ये दोनों किस में हो गया, श्रेणी क्रम में, मतलब 6 ओम व 12 ओम ये किस में है, ये भी श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में जब होगा तो इसका तुल्य प्रतिरोध मान लीजिए R डबल डैश है, तो 12 6 18 ओम हो गया। ठीक, अब देखें तो ये जो इसका तुल्य है और इसका तुल्य, मतलब R डैश व R डबल डैश ये किस में होगा, ये होगा हमारा समांतर क्रम में। देखिए अब यहां से जो दोनों आ गया और ये, तो ये दोनों अब चूंकि इसका इन दोनों का जो तुल्य आया उसका एक सिरा एक साथ और दूसरा सिरा एक साथ जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा क्रम होगा, समांतर क्रम होगा। तो समांतर क्रम में अगर है तो यहां जो इसका प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, समांतर क्रम में जब ये दोनों समांतर क्रम में है तो 9 गुणे 18 बटे 9 प्लस 18, तो 9 गुणे 18 बटे 18 और 9 कितना 27, 9 त्रिक 27 3 छक 18, तो R ट्रिपल डैश बराबर कितना आ गया 6। ठीक, मतलब ये जो पूरा था इसका ये इक्वल कितना आ गया 6 ओम। अगर इस चित्र को देखें तो अब देखिए अगर इस चित्र को हम संयोजित करें तो पूरा कितना आ गया, ये 6 ओम, नीचे कितना है 4 ओम, ये पूरा मिला के कितना आ गया है 6 ओम, और ये नीचे 4 ओम है, इसके साथ ये सेल जुड़ा हुआ है। अब बताइए यहां से जो धारा जाएगी यहां जाएगी ना, मतलब ये 4 ओम और 6 ओम किस में होगा, अब श्रेणी क्रम में। ठीक, तो अब इस प्रकार से अगर देखें तो यहां जो इस पूरे का तुल्य है 6 ओम और ये 4 ओम, तो 6 ओम व 4 ओम, 6 ओम और इस पूरे का तुल्य आया है 6 ओम और ये 4 ओम, अब किस में होगा, ये है श्रेणी क्रम में। तो जब श्रेणी क्रम में है तब R इक्वल, अब पूरे का प्रतिरोध कितना होगा 6 4 10 ओम, वोल्टेज कितना है V बराबर 5 वोल्ट, तो I कितना होगा, I बराबर V बटे R इक्वल, तो V का मान कितना है, V का मान है 5 और R इक्वल कितना हो गया 10, तो 5 दूनी 10, I बराबर 1/2, इसका मतलब 0.5 एम्पियर। तो ये आ गया दूसरा कि 4 ओम के प्रतिरोध में धारा, यहां जो 4 ओम का प्रतिरोध है मतलब इसमें जो धारा होगी वो कितनी होगी, वो होगी 0.5 एम्पियर। ठीक, क्योंकि लॉन्ग वाला ये क्वेश्चन है तो इसको आप ध्यान से जो है जब कई बार आप वीडियो को देखेंगे तो आप चीजों को अच्छे से पकड़ पाएंगे। अगर एक बार नहीं समझ में आ रहा है तो आप 2 बार देखिए 3 बार देखिए, लेकिन अगर एक प्रश्न आप पकड़ पा जाएंगे तो आसानी के साथ आने वाले प्रश्नों को आप कर पाएंगे। ठीक, चलिए तीसरा क्या है, 3 ओम में धारा। अब देखिए जैसे जो 3 ओम है इसमें कितनी धारा जाएगी, तो सबसे पहले अब इसमें धारा देखने के लिए हमको AC के बीच हम विभवांतर निकालेंगे। ठीक, तो AC के बीच विभवांतर कितना होगा, AC के बीच
विभवांतर। देखिए अब AC के बीच विभवांतर कितना होगा, यहाँ A और C के बीच विभवांतर। तो देखिए अगर यहां तक देखें, अगर कुछ नहीं जुड़ा है तो ये मान लेते हैं C हो गया। यहां देखें अगर तो ये है A, अगर ये A होगा तो यहां पर भी होगा, क्योंकि अगर बीच में कोई प्रतिरोध नहीं जुड़ा है तो A अगर यहां है तो ये यहां पर हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर अगर देखें तो चूंकि धारा इस प्रकार से आ रही है, अगर धारा इधर से आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर अगर VAC बराबर निकालेंगे तो VAC बराबर क्या होगा, E माइनस आई आर। VAC बराबर V बराबर E माइनस आई आर होता है, क्योंकि यहां पर सेल है और इसका आंतरिक प्रतिरोध है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, V बराबर E माइनस आई आर। अब देखिए यहां पर जो E है वो 5 है और I कितना है, 0.5 है, और R कितना है, 4 है। तो इसका मतलब यहां हो जाएगा 5 माइनस 0.5 और गुणे 4। तो VAC बराबर कितना आ गया, 5 और माइनस 5 चौक 20 मतलब 2। तो VAC का मान कितना आ गया, 5 में से 2 गया 3 वोल्ट, ये आ गया। तो इसके सिरों के बीच जो बोल्टता आ गई, यहां से इसके सिरों के बीच जो बोल्टता आ गई वो कितनी आ गई, वो आ गई हमारी कै बोल्ट, इसके सिरों के बीच जो बोल्टता आई है वो 3 वोल्ट। अब जब इसके सिरों के बीच बोल्टता हमारी 3 वोल्ट आ गई तो अब देखें तो यहां से जो मान लीजिए जो धारा जा रही है I1, यहां से जो धारा जा रही है वो कितनी जा रही है, I2। तो अब अगर VAC का मान आया है यहां VAC, और इसका जो तुल्य प्रतिरोध है, इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना है, 3 और 6 का जो तुल्य है वो कितना है, 9। ठीक, तो अब ये अगर इसमें धारा देखें तो यहां पर जो बोल्टता होगी मतलब VAC बराबर I1 और इंटू R, तो R का मतलब कितना है, 9। मतलब यहां पर जो बोल्टता हमारी निकल कर आएगी वो कितनी होगी। तो तीसरा वाला अगर देखें तो इसमें क्या पूछ रहा है हमसे, पूछ रहा है कि 3 ओम में धारा, ठीक, तो 3 ओम में धारा कितनी होगी। अब चलते हैं यहां 3 ओम में धारा, तीन ओम में धारा, तो चूंकि VAC बराबर I1 और इंटू इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना है, देखिए इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध है 6 और 3 का तुल्य प्रतिरोध 9, तो ये हो गया 9। तो यहां पर लिख देंगे तो VAC की वैल्यू 3 बटे 9 बराबर कितना हो गया I1। तो 3 एक के 3 त्रिका 9, I1 बराबर कितना 1 बटे 3 एम्पियर। ठीक, तो 3 ओम में कितनी धारा जाएगी। अब देखिए जो हमारा प्रश्न था ये तीसरा वाला, 3 ओम में कितनी धारा जाएगी, वो हो जाएगी कितना एम्पियर, 1/3 एम्पियर। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब कह रहा है कि 12 ओम में धारा, तो 12 ओम कहां पर है, देखिए 12 ओम यहां पर है, तो इसमें धारा, तो इसमें अगर धारा निकालेंगे तो कैसे मानना आएगा इसका। देखिए 12 ओम में धारा, तो इसमें धारा जा रही I2 और विभवांतर वही है, तो अब 12 ओम में धारा, तो चौथा प्रश्न है वो है 12 ओम में धारा, तो धारा इसमें देखेंगे तो VAC बराबर क्या होगा, वोल्टता तो वही है, अब इसमें धारा जा रही है I2 और प्रतिरोध कितना है 12, तो 3/12 बराबर I2, तो 3 एक के 3 चौक 12, I2 बराबर कितना आ गया 1/4 एम्पियर, ये हो गया। पांचवा क्या कह रहा है, अब देखिए पांचवा प्रश्न क्या पूछ रहा है, इसमें पांचवा प्रश्न पूछ रहा है स्रोत द्वारा दी गई शक्ति,
तो शक्ति क्या होता है यहाँ पर, अगर हम शक्ति अथवा सामर्थ्य देखें तो P बराबर V I, तो बोल्टता कितनी है, यहाँ पर जो बोल्टता है उस बोल्टता का मान कितना है, तो यह I स्क्वायर R इक्वल ऐसे भी कर सकते हैं, इसी को अगर लगा देते हैं कि I स्क्वायर और R इक्वल, तो I स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर और R इक्वल मतलब पूरा तुल्य प्रतिरोध कितना आया हुआ है, तो पूरा तुल्य प्रतिरोध जो है पूरे परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध है वो R इक्वल बराबर 10 ओम। तो अब यहां हम लिख सकते हैं इसको 10 ओम। तो अब 1/4 गुणे 10, तो 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, तो 2.5 वाट, ये हो गई हमारी शक्ति। ठीक, तो इस प्रकार से हम देखें तो एक लॉन्ग वाला जो है प्रश्न हमने कवर किया, जो कि था ये 5 अंक में पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये सीधे सीधे किस में पूछा जाएगा, 5 अंक में। ठीक, तो इस प्रकार से जो है हम प्रश्नों को जो है आंकिक प्रश्नों को आसानी के साथ सॉल्व करते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको जो है ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो आप जो है वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।